महेश और सुरेश दोनों भाई थे। उनके पिता अपने जमाने के बहुत बड़े व्यापारी थे और मरते समय दोनों के लिए बहुत संपत्ति छोड़ गए थे, करोड़ों रुपए और आलीशान घर। लेकिन पिताजी के अंतिम समय में महेश ने धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। सुरेश ने भाई को बहुत समझाया, लेकिन लालची महेश ने अपने छोटे भाई को कुछ भी देने से इनकार कर दिया। महीनों तक कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद सुरेश को किसी तरह घर का एक कमरा दे दिया गया। मैं तुम्हें बस यही कमरा दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। कमरा कच्चा और टूटी फूटी हालत में था, लेकिन सुरेश के पास सिर छिपाने का और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो कमरा ले लेता है। ये कमरा पिताजी का था और यहीं उन्होंने अंतिम समय बिताया था। सुरेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहीं रहने लगता है। सुरेश के पास कोई काम नहीं था। उसने कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार थक हार कर उसे मजदूरी करनी पड़ी। पुराने राजमहल के पास खुदाई का काम चल रहा था। वहाँ नई रोड बनाने की तैयारी थी। सुरेश को भी वहीं मजदूरी करने का काम मिल गया। सुरेश के साथ सुरेश की पत्नी माला भी वहीं काम करती थी। देखो बेचारों को, पिताजी की इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी इन्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे इसके बड़े भाई ने धोखे से सबको झड़प लिया है। ऐसा लालची भाई भगवान किसी को भी ना दे। बहन, इन लोगों की किस्मत एक दिन जरूर पलटेगी। महेश को अपने लालच की सजा जरूर मिलेगी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन खुदाई करते समय कुछ मजदूरों को एक संदूक मिला। संदूक खोल जाने पर उसमें से राजा का प्राचीन खजाना निकला। बड़े अधिकारियों ने सारे खजाने को खुद ही लूट लिया, लेकिन इस घटना के बाद सुरेश के दिमाग की बत्ती जल गई। सुरेश ने अपनी पत्नी के कान में कुछ कहा और दोनों ने मजदूरी का काम छोड़ दिया। उन दोनों ने घर जाकर अपने एकमात्र कमरे में खुदाई शुरू कर दी। अरे इस समय क्या शोर मचाया हुआ है इन दोनों ने। अगले दिन सुबह पूरे शहर में एक ही बात के चर्चे थे। सुरेश के घर में खुदाई करने पर एक घड़ा मिला है जिसमें बेशुमार पैसा है। महेश अपने घर से निकलता है। तभी एक व्यक्ति कहता है, अरे क्या तुमने सुना है, अपने सुरेश बाबू फिर से अमीर हो गए हैं। अच्छा, कब, कैसे? मैंने तो नहीं सुना। सुरेश के घर में खुदाई में एक घड़ा निकला है। सुना है उसके पिताजी ने वो घड़ा जमीन में छिपा कर रखा था। उस घड़े में बहुत पैसा है। उस पैसे से तो वो ऐसे कई घर खरीद लेगा। महेश को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उधर सुरेश के दोनों बच्चे सजे धजे नए कपड़ों में घूम रहे थे। वो दौड़ा दौड़ा सुरेश के कमरे में गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा था और एक कोने में मिट्टी से सना एक घड़ा भी था। सुरेश, मैंने सुना है तुम्हें पिताजी का छिपाया हुआ कोई घड़ा मिला है। हाँ तो अगर वो पिताजी का है तो मुझे भी उसका आधा हिस्सा मिलना चाहिए। ये बात तो आपको घर और संपत्ति के बंटवारे के समय भी सोचनी चाहिए थी। अच्छा, तो तुम अभी भी उस बात से नाराज हो। चलो एक बार फिर से सब कुछ आधा आधा बांट लें। सुरेश कुछ सोचता है और फिर कहता है, मैं आप पर कैसे विश्वास करूं? आपने पहले भी मुझे धोखा दिया है। पहले आप मुझे मेरा हिस्सा दो, फिर मैं आपको घड़े का आधा सामान दे दूंगा। ठीक है। महेश ने उसी समय जाकर अपना आधा घर और संपत्ति सुरेश के नाम कर दी और लौटकर घर के कागज सुरेश को थमा दिए। अब हमें घड़े का बंटवारा भी कर लेना चाहिए, क्यों नहीं? माला, वो घड़ा भाई को दे दो। माला ने घड़े को उठाया और आधा पानी एक बर्तन में रख दिया। ये क्या है? इसमें तो कोई भी धन संपत्ति नहीं है। ये लीजिए भाई साहब, आपकी आधी संपत्ति। महेश का चेहरा देखने लायक था।
सुरेश और उसके बच्चे ठहाके लगा रहे थे। महेश का सारा लालच घड़े के पानी में डूब चुका था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे।